भारत को यूं ही नदियों का देश नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर आप इंडिया की तुलना दुनिया के किसी भी दूसरे देश से क्यों ना करें, भारत में आपको दुनिया की सबसे ज्यादा नदियां देखने को मिलती है। क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी में डाइवर्सिटी और वैरायटी आपको इतनी ज्यादा देखने को मिलती है कि यहां पर आपको ऐसी रिवर्स भी देखने को मिलती हैं जो हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, या फिर ऐसी रिवर्स भी जो आपके डेक्कन प्लेटू से निकलती हैं और जो मॉनसूनल सीजन पर काफी हद तक डिपेंड होती हैं। और ऐसी रिवर्स भी देखने को मिलती हैं जो सिर्फ मॉनसून के सीजन में 3 महीने ही एक्टिव रहती हैं और आगे चलकर डेजर्ट एरिया में गुजरात या राजस्थान के रीजन में जाकर अरेबियन सी में गिर नहीं पाती और दूसरी या तो किसी रिवर से मिल जाती है या फिर बीच में कहीं रेगिस्तान में जाकर पूरी तरीके से सूख जाती है, जिसे आप लोग इनलैंड रिवर्स के नाम से जानते हैं। तो भारत का ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इतना ज्यादा वास्ट और कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बहुत कंफ्यूजन से भरा टॉपिक भी होता है। तो इसी आज कंफ्यूजन से भरे टॉपिक और कॉम्प्लिकेटेड रिवर ड्रेनेज सिस्टम को समझने के लिए आज हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। आज जो हम लोग वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग सारा का सारा जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंडिया की ज्योग्राफी का जो इकोसिस्टम है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, या फिर रिवर्स को हम लोग इंडिया के एक एसेंशियल सोर्स के रूप में भी देखते हैं। वहीं अगर हम लोग यहां पर बात करें कि इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है अलग अलग तरीके से ओरिजिनेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहां पर मैक्सिमम रिवर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम रिवर्स इंडिया की बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं, यानी कि करीबन 77% रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको बे ऑफ बंगाल की तरफ ही देखने को मिलता है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। और अरेबियन सी में आपको इंडियन ड्रेनेज सिस्टम का मिलना करीबन 33% का ही देखने को मिलता है, या फिर 30% से भी कम देखने को मिलता है, जो आपके अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं, जिनका ड्रेनेज सिस्टम, बेसिन एरिया और कैचमेंट एरिया जो है वो हिमालय से काफी हद तक कम होता है। अगर हम लोग इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को अलग अलग कैटेगरीज में यहां पर डिवाइड कर सकें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में वो रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं, स्पेशली हिमालय का जो काराकोरम रेंज है जहां पर आपको इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 या गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलता है, वहां से रिवर निकलती है। छोटा नागपुर प्लेटू जो आपको मेजरली तो झारखंड में देखने को मिलता है, लेकिन ओडिशा और वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट्स को यहां पर कवर करने की कोशिश करता है। विंध्या और सतपुड़ा रेंज जो आपके सेंट्रल हाईलैंड्स या मध्य प्रदेश में आते हैं, वहां से भी आपको नदियां निकलती हुई दिखती हैं। और वेस्टर्न घाट्स जो वेस्टर्न इंडियन कोस्टल सिस्टम में तापी रिवर के साउथ से लेकर कन्याकुमारी तक चलता है, वहां पर भी आपको रिवर्स का ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहां पर रिवर के ओरिजिनेशन को दो मेजर कैटेगराइजेशन में बांटे तो उसे हम लोग हिमालयन रिवर्स या फिर पेनिनसुलर रिवर्स भी कहते हैं। हिमालयन रिवर्स वो रिवर कहलाती हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, इंडस या इन सब की ट्रिब्यूटरीज जिसमें रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम ये सारी नदियां देखने को मिलती हैं। और हिमालय के साउथ में जैसे ही आप उत्तर प्रदेश बिहार के बेल्ट को क्रॉस करते हुए साउथ में आते हैं, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड्स से अपनी शुरुआत करते हैं, तो ये वाला जो बेसिकली रीजन है यहां आपको हम लोग इसे कहते हैं डेक्कन प्लेटू। और यहां से जो नदियां निकलती हैं जिसमें आपकी महानदी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आती हैं, उनको हम लोग यहां पर पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से जानते हैं। तो ओरिजिनेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये दो मेजर कैटेगराइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग कैचमेंट एरिया की बात करें, कैचमेंट एरिया का मतलब है कि कोई भी नदी जिस भी रास्ते पर बहती है उसे हम उस नदी का चैनल या रिवर चैनल कहते हैं, और उस नदी से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं। उन वो ट्रिब्यूटरीज जो बेसिकली उन मेजर या पेरेंट नदी से मिलती हैं, उन ट्रिब्यूटरीज के एरिया को और पेरेंट रिवर के एरिया को सबको साथ में जब हम जोड़ लेते हैं तो वो उसका कैचमेंट एरिया या बेसिन एरिया कहलाती है। अब हिमालयन रिवर्स का जो बेसिन या कैचमेंट एरिया है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन पेनिनसुलर रिवर के कैचमेंट एरिया या फिर बेसिन एरिया से। अब बात करते हैं हम लोग वैलीज की। देखिए, जो हिमालय से रिवर निकलती हैं वो बेसिकली अपनी यंग स्टेज पे होती हैं, क्योंकि वो यंग फोल्ड माउंटेन से निकलती हैं जो वी शेप वैली बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि ये जहां पर दोनों मेरे हाथ जुड़े हुए हैं या ये दो जो उंगलियां मेरी जुड़ी हुई हैं, मान लीजिए कि यहां से कोई रिवर निकल रही है हिमालय की। अब जब भी कोई रिवर
किसी भी चैनल से बहती है तो वो दो तरीके का इरोजन करती है, यानी वाटर जो आपके सैंड या रॉक पार्टिकल्स होते हैं उनको दो तरीके से तोड़ती, काटती या मरोड़ती, या फिर बेसिकली ट्रांसपोर्ट या इरोड या वेदरिंग करती है। तो यहां पर सबसे पहले टाइप का इरोजन होता है आपका साइड इरोजन, जिसे हम लोग बैंक इरोजन के नाम से भी जानते हैं, जहां पर नदी अगर इस तरीके से बह रही है तो धीरे धीरे वो अपना बैंक या किनारा बढ़ाते रहती है। दूसरे तरीके का होता है बेड इरोजन। इसका मतलब यह होता है कि नदी अगर इस तरफ बह रही है तो धीरे धीरे नदी की जो गहराई है वो बढ़ती जाती है, और ये जो बेसिकली प्लेन एरिया है धीरे 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 नीचे की तरफ आने लगता है, और ये शेप ले लेती है नदी का बेसिकली इरोडेड एरिया। अब यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो आपको वी शेप देखने को मिलेगा, और इसे हम लोग वी शेप वैली के नाम से जानते हैं यंग स्टेज में। लेकिन यही हिमालयन रिवर जब मिच्योर स्टेज में चली जाती है तो ये जो वी शेप वैली है और थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी हो जाती है, और इसे हम लोग आई शेप वैली के नाम से जानते हैं, और इसमें हमें गॉर्जेस भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पर जो वी शेप वैली या गॉर्जेस है वो ज्यादातर आपको हिमालयन रिवर्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन वही पेनिनसुलर रिवर्स की वैलीज की बात करें तो काफी शैलो या फिर बहुत कम गहराई की या सकरी या नैरो वैलीज जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर हम लोग वाटर फ्लो की बात करते हैं तो हिमालयन रिवर का जो वाटर फ्लो है वो पूरी तरीके से पेरिनियल है, और यहां पर हमको बेसिकली नॉन पेरिनियल देखने को मिलता है, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ज्यादातर आपका जो मॉनसूनल रेनफॉल है उस पर ज्यादा डिपेंड करती है, लेकिन हिमालयन की जो रिवर्स हैं वो ग्लेशियल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। अब हम लोग इस पे स्टेजेस पे बात करें तो स्टेजेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है यहां पर, कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो बेसिकली यंग स्टेज या यूथफुल स्टेज से निकलती हैं, क्योंकि वो यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय से निकल रही है। जैसा कि हम सबको पता है कि हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। 70 मिलियन ईयर्स पहले ही वो वहां पर बना है, जहां पर एक वक्त पर टेथिस सी हुआ करता था, जो हमें एल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देखने को मिलता है। टेथिस सी की उसी लोकेशन पर आज हमें हिमालय देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो पेनिनसुलर रिवर जो है वो बेसिकली मैच्योर स्टेज से ही अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू करती हैं, क्योंकि वो ओल्ड प्लेटू से ही ओरिजिनेशन यहां पर लेती हैं। मिएंडर की अगर बात करें तो ज्यादा मिएंडर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं हिमालयन रिवर्स में, और बहुत कम मिएंडर आपको पेनिनसुलर रिवर में देखने को मिलते हैं। अब ये जो मिएंडर है उसको अगर हम लोग यहां पे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि अगर कोई रिवर है, वो बेसिकली आपकी जो रिवर है अगर इस तरीके से बह रही है तो ये यहां पर ऐसे एक फोल्ड लेकर आगे की तरफ चलती है, लाइक दिस। और ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे आप मिएंडर के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे ये मिएंडर बढ़ता जाता है तो ये मिएंडर के बीच की जो बेसिकली आपको दूरी है ये कम होती हुई दिखती है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक अलग लेक आपके लिए बन चुकी है, और इसे आप लोग ऑक्सबो लेक के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मिएंडर का फॉर्मेशन है वो आपको हिमालयन माउंटेन में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है वहां पर मिएंडर का फॉर्मेशन आपको काफी हद तक कम देखने को मिलता है। देखने को बिल्कुल मिलता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें हिमालय से तो काफी हद तक कम देखने को मिलता है। वहीं डेल्टास के बारे में तो हमें पता ही है कि जब भी कोई रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है तो जो स्पीड है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो उस रिवर में जो बेसिकली मड होता है या फिर जो इरोडेड मटेरियल होते हैं वो रिवर ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर के या फिर बेसिकली नदी के मुहाने पर जमा होता जाता है, और वो एक खुद का एक अलग इकोसिस्टम तैयार कर लेता है जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। लेकिन अगर उस इकोसिस्टम जहां पर डेल्टा बन रहा है अगर वहां पर डेल्टा ना बने और जगह बहुत ज्यादा खाली रह जाए तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। अब अगर आप यहां पर नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो जितनी भी बे ऑफ बंगाल में बहने वाली रिवर हैं, चाहे वो हिमालयन रिवर हो चाहे वो पेनिनसुलर प्लेटू की आपकी रिवर हो, वो डेल्टा बनाती ही हैं। लेकिन वहीं अगर हम लोग उन रिवर्स की बात करें जो अरेबियन सी में गिरती हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको एस्चुरी बनता हुआ दिखता है। अब अगर हम लोग और कैटेगराइजेशन में जाते हैं, थोड़ा डीप कैटेगराइजेशन करते हैं रिवर्स के फॉर्मेशन का, तो यहां पर आपको एक हिमालयन रिवर तो देखने को मिलती ही है, डेक्कन रिवर्स भी देखने को मिलती हैं जो आपके डेक्कन प्लेटू से निकलती हैं। कोस्टल रिवर्स भी आपको यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जिनकी जर्नी जो होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है। एग्जांपल के तौर पर आप इसमें पेरियार रिवर ले सकते हैं। जो पेरियार रिवर बेसिकली आपके कोस्टल एरिया से ही निकलती है और सिर्फ एक ही स्टेट में बहती है, और ओरिजिनेशन के कुछ दूरी के बाद ही ये आपके अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन अलग अलग रीजन में निकल जाती है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज बेसिकली और पेरियार रिवर्स। और कुछ रिवर्स ऐसी भी होती है जो इनलैंड ड्रेनेज बेसिन का पार्ट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप शिप्रा नदी को ले लीजिए, या केन नदी को ले लीजिए, बेतवा नदी को ले लीजिए, या फिर आप सिंध नदी को ले लीजिए। बाय द वे सिंध नदी और सिंधु नदी बहुत अलग अलग हैं।
जब हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं तो हम इंडस रिवर की बात करते हैं, लेकिन जब हम सिंध नदी की बात करते हैं तो वो यमुना की एक बेसिकली ट्रिब्यूटरी होती है, जो खुद तो बेसिकली किसी भी ओशन वाटर बॉडी में यानी कि अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में नहीं मिलती, लेकिन दूसरी रिवर की यहां पर ट्रिब्यूटरी बनकर काम करती है। अब अगर इंलैंड में हम लोग एक और चीज की बात करें, जहां पर आपको देखा जाता है कि रिवर जो है वो भले ही किसी की ट्रिब्यूटरी बने या ना बने, लेकिन वो किसी ओशन बॉडी में नहीं मिल पाती, ना ही अरेबियन सी में, ना ही बे ऑफ बंगाल में। एग्जाम्पल के तौर पर आप बेसिकली जो सांभर लेक है वेस्टर्न राजस्थान का, वो देख सकते हैं, जो मॉनसून के सीजन में ही आपको बहुत ज्यादा एक्टिव देखने को मिलती है, और जब गर्मी का सीजन आता है तो बिल्कुल भी यहां पर एक्टिव देखने को नहीं मिलती। अगर हम लोग बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल के ड्रेनेज सिस्टम और अरेबियन सी के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, तो बे ऑफ बंगाल के ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि जो बेसिकली वेस्ट से ईस्ट बहती हैं, वो ज्यादातर रिवर्स आपकी बे ऑफ बंगाल में ही जाती हैं, और आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहने वाली अरेबियन सी की तरफ जाती हैं। यानी जो रिवर्स आपकी ईस्ट में जाएंगी ऑब्वियस सी बात है वो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, जो वेस्ट में जाएंगी वो आपके अरेबियन सी में गिरेंगी। वहीं 77% जो नदियों का ड्रेनेज सिस्टम है आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, 30 से लेकर 23% जो है वो आपको अरेबियन सी में देखने को मिलता है। हिमालयन रिवर की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स में और पेनिनसुलर प्लेटू की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो अरेबियन सी में गिरती हैं, उसमें आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एक्सेट्रा एक्सेट्रा रिवर मिलती है। लेकिन अगर अरेबियन सी की हम लोग बात करें तो उसमें आपको तापी या ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर बेस्ट एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। खास बात यह है कि इंडिया जो है इतना ज्यादा बड़ा है एरिया वाइज भी, क्योंकि दुनिया के 7वें नंबर पे तो हम एरिया वाइज आते ही हैं, और नदियां इतनी ज्यादा है कि इंडिया का हर शहर किसी न किसी लोकल, रीजनल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के किनारे बसा ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग आगरा देखें तो ये यमुना नदी के किनारे बसा है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है, सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है, गुवाहाटी आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे देखने को मिलती है, न्यू दिल्ली यमुना नदी के किनारे देखने को मिलती है। वैसे यमुना नदी को यमुना रहने दिया नहीं, हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन कर दिया है कि यमुना और एक बड़े नाले में कोई फर्क देखने को मिलता नहीं। विजयवाड़ा की अगर बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे है, और कलकत्ता की अगर हम लोग बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे है, जो वहां के इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए और अलग अलग यूसेजेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप देखें कि दिल्ली की जितनी भी पानी की पूरी डिमांड है वो ये यमुना नदी से ही पूरी होती है, इसलिए आपको दिल्ली में पानी की जो क्वालिटी है वो भी काफी हद तक कम देखने को मिलती है। वो बात अलग है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उसे गुजारा जाता है, लेकिन पॉल्यूशन को पूरी तरीके से ऑब्वियस सी बात है कि खत्म नहीं किया जा सकता यमुना में, जब तक आप सारी की सारी इंडस्ट्रीज पर रेस्ट्रिक्शंस न लगा दें। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर कुछ पैटर्न्स की बात करें कि यहां पर जो रिवर चैनल होता है वो हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह याद रखनी है कि वो रिवर्स बेसिकली जो आपके बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, जो आपकी हिमालयन रिवर है, और वो आपकी पेनिनसुलर रिवर जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, इन दोनों के जो आपके पेनिनसुलर रीजन या फिर हिमालयन रीजन के जो चैनल हैं, बेसिन है, रिवर पैटर्न है, वो आपको बेसिकली काफी हद तक अलग अलग देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि अलग अलग रिवर्स का निकलने या ओरिजिनेशन का जो सोर्स है वो काफी अलग है। जैसे कुछ रिवर्स हैं वो ग्लेशियर के पिघलने से निकलती हैं, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो मॉनसून पर डिपेंड करती हैं यानी प्रेसिपिटेशन से निकलती हैं, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो रॉक के अंदर से या जमीन के नीचे से निकलती है। जैसे अगर आप नर्मदा को देखेंगे तो नर्मदा ईस्ट मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज के मैकाल रेंज के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक से निकलती है। और अगर आप नर्मदा का ओरिजिनेशन देखेंगे तो नर्मदा का ओरिजिनेशन आपको सिर्फ इतने से एक गड्ढे से देखने को मिलता है, और वहीं जब नर्मदा आगे की तरफ बढ़ती है तो दुनिया की माफ करिएगा, भारत की जो 5वीं सबसे बड़ी नदी है वो बन जाती है और इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। वहीं अगर हम लोग हिमालयन के पेरिनियल और नॉन पेरिनियल फीचर की बात करें तो यहां पर जो हिमालयन रिवर है उसमें आपको पानी की कमी कभी नहीं देखने को मिलती, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हिमालयन रिवर्स में आपको पानी हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वो तो ग्लेशियर से निकल रही है, क्योंकि पेरिनियल रिवर है। लेकिन वहीं अगर हम लोग नॉन पेरिनियल रिवर्स की बात करें जो ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं, प्लेटू से निकलती हैं, वहां पर आपको मॉनसूनल सीजन में यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपको पानी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन जो बाकी गर्मी और ठंड का टाइम है वहां पर आपको पानी कम देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप नर्मदा लें तो जनवरी से लेकर मई तक ऐसा लगता है कि नर्मदा पूरी तरीके से सूख चुकी है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है तो नर्मदा जो है वो बेसिकली खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है, और अगस्त में नर्मदा में जो पानी होता है वो उसकी डेंजरस पीक पर आपको देखने को मिलता है।
अब इसी तरीके के अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के और ज्यादा इजी बना सकती हैं और आपके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स को और ज्यादा आसान बना सकती हैं, और अगर इसी तरीके की डिटेल इंफॉर्मेशन आप सही तरीके से लगातार समझना और जानना चाहते हैं, so for that please stay tuned with Chahal Academy. This is Anubhav Dipani. I'll see you in the next video. Thank you very much.